हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। भारत के नदियों का सीरीज चल रहा है और इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं आज हिमालयी नदियों के बारे में। हिमालय नदियों में 3 नदी तंत्र आते हैं, एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरा ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र और तीसरा गंगा नदी तंत्र। क्लियर? ये जो हम लोग बात करने वाले हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र जो है वो क्या है? सिंधु और उसके सहायक नदियों के द्वारा जो तंत्र बनती है उसी को कहते हैं सिंधु नदी तंत्र। क्लियर? और ये सिंधु नदी तंत्र का जो है ये फिगर जो है मैप के द्वारा हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश भी की है। आप लोगों को बताया गया था कि मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है सिंधु, दूसरा निकलती है सतलज और तीसरा निकलती है ब्रह्मपुत्रा। 2 नदी को यहाँ पर दिखाया गया है। एक नदी यहाँ से सिंगी खबान से निकली हुई है, ये देखिए इस प्रकार से आकर ये अरब सागर में गिर रही है। क्या आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है? नाम बताने की क्या जरूरत है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंधु। कौन? सिंधु। तो जो मानसरोवर के सिंगी खबान, मानसरोवर एक झील है, उस झील के पास से एक हिमनद है जिसका नाम है सिंगी खबान, और सिंगी खबान जो हिमनद है वहाँ से जो नदी निकलती है उसी का नाम है सिंधु नदी। क्लियर? और दूसरा जो है राक्षस ताल या कहीं कहीं पर राकस ताल लिखता है, तो राकस ताल से भी एक नदी निकली हुई है जिसका नाम है सतलुज, और ये सतलुज जो है वो सिंधु नदी के जो सबसे लंबी सहायक नदी है जिसका नाम है चेनाब, उस चेनाब में जाकर मिल जाती है, यानी अपनी मुहाना जो है चेनाब नदी में लगाती है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब फटाफट समझिएगा। देखिए सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील के पास से निकलकर वहां से आती है और ये मारती है भारत में एंट्री, और भारत में एंट्री मारकर ये लद्दाख और जास्कर 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। जैसे कि ये पर्वत श्रेणी है ये हो गया लद्दाख और ये हो गया जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में नदी बहती है, वो कौन सी नदी है? सिंधु नदी। तो एक सवाल एकदम कंफर्म मान के चलिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो सिंधु नदी है वो कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है, तो कौन सा होगा? लद्दाख और जास्कर। ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये भारत से निकल जाती है पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान में एंट्री मारती है तो धीरे धीरे ये नीचे जाती है, क्योंकि पर्वत ऊंचा है और ऊंचाई पर से धीरे धीरे नीचे आता है, और नीचे आते आते एक ऐसा जगह आ जाता है जहां से वो मैदानी भागों में प्रवेश कर जाता है, मतलब पहाड़ जो है खत्म हो जाता है, और उस जगह का नाम है अटक। पूछेगा कि सिंधु नदी जो है वो कहां से मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, तो अटक से। आप याद रखिएगा, अंग्रेजों का जब काल चलता था, अंग्रेजों का जब शासन चलता था, तो अंग्रेजों का जो शासन था वो अटक से लेके कटक तक था। अटक से लेके कटक तक। अटक जानते हैं पाकिस्तान में है, और कटक कहाँ है? ओडिशा में है। तो अटक से लेकर कटक तक किसका शासन था? अंग्रेजों का। अब देखिए उसके बाद ध्यान देनी है, हम लोग क्या पढ़ना है? सिंधु नदी के सहायक नदियां। तो देखिए सिंधु नदी के सहायक नदी को अगर हम बात करें तो जो पचनद हैं, जिसमें हम आपको कल याद भी करवाए थे, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, ये जो पचनद हैं, ये पचनद जो है इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टि से। देखिए झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, इसमें याद रखिएगा कि जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन है? चेनाब। सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो कौन है? चेनाब है। अब फटाफट देखिए ये सारा चीज बात हम आपको बता देते हैं। उद्गम आपसे कोई बोलेगा तो क्या होगा? सिंगी खबान। क्या होगा? सिंगी खबान। उसके बाद अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मुहाना, तो सिंधु नदी कहाँ मुहाना लगा रही है? अरब सागर में। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसकी लंबाई कितना है, तो टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। टोटल लंबाई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो है वो है 2880 किलोमीटर। अगर बोला जाए कि भारत में इसकी लंबाई कितना है, तो 1114 किलोमीटर। यानी भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1414 किलोमीटर है। किसका भाई? तो ये सिंधु नदी का। आगे है सहायक नदियां में पंचनद में आप समझ रहे हैं कौन कौन? झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। ठीक है, झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज। आपको ट्रिक भी बताए थे, झेल चेरा बसलौ।
झेल, चेरा, बसलो, यानी झेल, चेरा, बसलो, ये 5 नदियां। उसके बाद कुछ और भी अन्य सहायक नदियां हैं सिंधु का, जिसमें स्योक है, गिलगित है, नुब्रा है और कौन सा है, जास्कर है। और बाकी सारे बात बता दिया आप लोगों को। सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, तो वो है चेनाब। सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन है, चेनाब। और सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी जो लेह है, जहां पर सबसे ऊंचा में स्थित एयरपोर्ट है, वहां कहाँ, लेह, वो कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है सिंधु नदी के किनारे और सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। कौन से तट पर, दाएं तट पर। तो याद रखिएगा कि लेह जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है सिंधु नदी के दाएं तट पर। आप लोग जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते होंगे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से हमारे देश में एक सभ्यता हुआ करता था, और ये जो सभ्यता है इसी नदी, जो सिंधु नदी है, उसी के घाटियों में उपजा, फला, फूला, इसलिए उस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक जो शहर है मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है वो इसी सिंध नदी के तट पर स्थित है। कौन, तो मोहनजोदाड़ो। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनके सहायक नदियों के बारे में कुछ विशेष बातें, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो अब देख लेते हैं सिंधु के जो सहायक नदियां पंचनद हैं, यानी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, उनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। देखिए, ये जो झेलम है, ये झेलम जो है ये बेरीनाग झील, बेरीनाग झील, पीर पंजाल, ध्यान दीजिएगा कि जास्कर के नीचे पीर पंजाल नामक एक श्रेणी है, जिस श्रेणी के पदस्थली में एक झील है जिसका नाम है बेरीनाग झील। क्या नाम है, बेरीनाग झील। तो बेरीनाग झील से निकलती है कौन, झेलम, और वो मुहाना कहाँ लगाती है, चेनाब में। देखिए यहाँ से निकलती है और निकलने के बाद ये कहाँ आ रही है, तो ये आ रही है चेनाब में। क्लियर। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो गोल बनाया हुआ है ये क्या है सर, तो ये है बुल्लर झील। क्या है, बुल्लर झील। तो याद रखिएगा जो झेलम नदी है वो जब निकलती है तो निकलने के बाद आगे किससे मिल जाती है, बुल्लर झील से। कौन सा झील से, बुल्लर झील से। और बुल्लर झील के बाद कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या करती है, सीमा भी लगाती है, सीमा भी लगाती है। और उसके बाद आगे बढ़कर कहाँ जाती है, तो ये इस प्रकार से चेनाब नदी में भी आकर मिल जाती है। याद रखिएगा जो श्रीनगर है, आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो श्रीनगर है, और जो श्रीनगर जो शहर है वो कौन सी नदी पर बसा हुआ है, तो वो झेलम पर ही बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है, झेलम पर। तो ये याद रखिएगा कि श्रीनगर जो है वो झेलम पर बसा है। आगे जो है वो है चेनाब। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो झेलम है उसका पुराना नाम, यानी जब वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो उस समय इसका झेलम का जो नाम था वो था बीतस्ता। क्या नाम था, बीतस्ता। इसको याद करना भी बहुत आसान है। बीततो तो झेले पर, तो बीतेगा तो झेले पड़ेगा। मान लीजिए कि आप पर कोई चीज बीत रहा है तो आपको तो आप ही को झेलना पड़ेगा, तो याद रखिएगा बीतेगा तो झेले पड़ेगा। तो बीतस्ता किसका नाम है, झेलम का। आगे है चेनाब, और चेनाब का जो पुराना नाम है वो है अस्किनी। क्या नाम है, अस्किनी। याद रखिएगा चेनाब का जो पुराना नाम है वो अस्किनी है, और इसका जो उद्गम स्थान है वो बारालाचा दर्रा है। क्या है, बारालाचा दर्रा। याद रखिएगा कि यहाँ पर एक बारालाचा दर्रा है, उस दर्रा के इस ओर से और इस ओर से दो नदियां आती है जिसका नाम है चंद्र और भागा। क्या नाम है, चंद्र और भागा। देखिए यहाँ पर जो है एक दर्रा है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा के उस साइड यानी ऊपर और नीचे यानी दाएं और बाएं से दो नदियां निकलती है। एक निकलती है चंद्र और दूसरा निकलती है भागा। जब ये आपस में मिल जाती है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, चेनाब कहते हैं। क्या कहते हैं, चेनाब कहते हैं। तो याद रखिएगा जो चेनाब है उसका जो उद्गम स्थल है वो है बारालाचा दर्रा के दोनों ओर। आगे है मुहाना। तो मुहाना कहाँ लगा रही है, सिंधु में। देखिए ये जो चेनाब है ये चेनाब आकर कहाँ लगेगी, सिंधु में अपना मुहाना लगा रही है।
क्लियर। आगे देखिएगा, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में ये जो चेनाब है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं चंद्रभागा। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो चेनाब है उस नदी का निर्माण जो है वो चंद्र और भागा नामक दो नदियों के मिलने से हुआ है, और ये मिलते कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में। इसलिए ये चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, चंद्रभागा कहते हैं। क्या कहते हैं, चंद्रभागा। और जैसा कि आपको बताए हैं कि जो सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी है वो कौन है, तो वो है चेनाब। आगे क्या है, रावी। अब देखो झेलम चेनाब क्लियर हो गया, तो बचा क्या, रावी। रावी को हम लोग पुराना नाम, यानी रावी का जो पुराना नाम था वो क्या था, परुसनी। क्या नाम था, परुसनी। और आपको याद है कि 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने परुसनी नदी के तट पर, यानी रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था, और उसी दिन ऐलान किया था कि आने वाला प्रत्येक 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और झंडा फहराएंगे, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, वही रावी नदी के तट, तो रावी नदी जो है वो, उसको हम लोग पुराना नाम क्या है रावी का, तो परुसनी है। और ये रोहतांग दर्रा के पश्चिम से निकलती है, रोहतांग दर्रा के पश्चिम से। देखिए यहाँ पर रोहतांग दर्रा है, और रोहतांग दर्रा के जो पश्चिम से जो निकलती है नदी उसका नाम है रावी नदी। और रावी नदी का जो मुहाना है वो कहाँ है, चेनाब में। देखिए ये रावी नदी का जो मुहाना है वो कहाँ है, चेनाब नदी में। क्लियर। आगे है ब्यास। क्या है, ब्यास। ब्यास को हम लोग कहते हैं, ब्यास का जो पुराना नाम था वो था बिपाशा। क्या नाम था, बिपाशा। तो ब्यास का जो पुराना नाम है वो है बिपाशा, और बिपाशा का उद्गम स्थल है ब्यास कुंड। क्या है, ब्यास कुंड। और याद रखिएगा ब्यास कुंड, ये जो ब्यास, यहाँ पर ब्यास कुंड है जहाँ से ब्यास नदी निकलती है, और इसका मुहाना कहाँ है, सतलुज नदी में। देखिएगा यहाँ पर हरिके बैराज है, हरिके बैराज है। यहाँ हरिके नामक एक स्थान है जहाँ पर एक बैराज बनाया गया है, वहीं पर ब्यास आकर जो है सतलुज नदी से मिल जाती है, सतलुज नदी से मिल जाती है। और यहाँ पर ही भाखड़ा नागल बांध है। याद रखिएगा, भाखड़ा नागल बांध जो है किस नदी पर है, तो है सतलज नदी पर, ब्यास नदी पर नहीं। और यहाँ से हरिके बैराज से ही एक नहर निकाला गया है जिसको हम लोग कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी नहर। और आप लोग से अगर पूछा जाए कि इंदिरा गांधी जो नहर है, वो इंदिरा गांधी नहर का जो पानी है, इंदिरा गांधी नहर में जो पानी है वो किन दो नदियों से आती है, तो कौन कौन से आती है भाई, सतलुज से तो आएगी ही, और साथ में साथ किससे आएगी, तो ब्यास की पानी आएगी। इसका उद्गम स्थल बता दिए। उसके बाद प्रवाह जो है वो केवल भारत में है, केवल कहाँ है, भारत में। याद रखिएगा कि पंच नदियों में, यानी सिंधु नदी के जो पंच नदी सहायक नदियां हैं, उन सहायक नदियों में कौन सा ऐसा नदी है जिनका जो प्रवाह है केवल भारत में ही है, तो केवल भारत में ही प्रवाह किसका है भाई, तो वो है ब्यास नदी। देखो ब्यास नदी जो यहाँ से निकलती है और यहाँ पर मिल जाती है, समझ में आ रहा है, पंजाब में मिल जाती है कपूरथला के पास। तो सोच के देखिए कि कौन सा, आपको 5 नदियों में कौन सा दिखाई दे रहा है जो केवल किसमें मिलती है, तो वो सतलुज में आकर मिल जाती है, और कहाँ, भारत में ही। तो वैसा कौन सा पंच नदियों में से एक नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है, तो वो है कौन, ब्यास। कौन है, ब्यास। और याद रखिएगा हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिलती है, और इंदिरा गांधी नहर में ब्यास और सतलज के पानी आता है। आगे हम लोग देख लेते हैं सतलज नदी को। देखिए सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, सतुद्री है। याद रखिएगा सतलज नदी का जो पुराना नाम है वो है सतुद्री। और ये उद्गम स्थल आपको बताए थे कि जो मानसरोवर झील है उस वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है, एक सतलज और दूसरा सिंधु और तीसरा ब्रह्मपुत्र। तो आपको यहाँ पर तो याद ही रहेगा कि सतलज नदी जो है वो मानसरोवर के राकसताल, मानसरोवर झील के पास एक राकसताल हिमनद है, वहाँ से कौन सा नदी निकलती है, तो वो निकलती है सतलुज। उसके बाद ये मुहाना कहाँ लगाती है, तो देखो सतलुज नदी जो है आकर कहाँ मुहाना लगा रही है, तो ये लगा रही है आपके चेनाब नदी में। कौन सा नदी में,
चेनाब नदी में। क्लियर? तो याद रखिएगा पंच नदों में अधिकांश नदियां जो हैं वो चेनाब में ही क्या लगाती है, मुहाना लगाती है, जिसमें केवल ब्यास जो है वो सतलुज में लगाती है। ठीक है, आगे है बाबू, ध्यान रखिएगा, सतलुज नदी पर ही कौन सा बांध है, भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध जो है वो कौन सी नदी पर है, तो वो है सतलुज नदी पर। और याद रखिएगा हिमालय के तीनों श्रेणियों को पार कर लेने वाला नदी, तीनों श्रेणियों को बांटकर यानी तीनों श्रेणियों को पार करने वाला जो नदी है वो कौन है, सतलुज। याद रखिएगा अगर यहां से अगर कोई नदी निकल रहा है तो हिमालय, महान हिमालय को, लघु हिमालय को, और जो हमारा ये महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय तीनों को क्रॉस करके आने वाला जो नदी है वो कौन है, तो वो है सतलुज नदी। महान हिमालय, मध्य हिमालय और लघु हिमालय। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा ऐसा नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियां को बांट कर, तीनों श्रेणियां को काट कर आती है या बहती है, तो वो कौन है, सतलुज नदी। आगे याद रखिएगा कि ये जो भारत में प्रवेश करती है सतलुज नदी, वो कौन से दर्रा से प्रवेश करती है, तो वो कौन सा दर्रा है, वो कौन सा दर्रा है, तो वो दर्रा है, कौन सा दर्रा है, तो वो है रोहतांग दर्रा। तो भारत में सतुद्री नदी यानी सतलज नदी जो है वो कौन सा दर्रा से प्रवेश करती है, तो वो दर्रा का नाम क्या है, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। आगे याद रखिएगा ये जो सिंधु नदी है और इनकी जो सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों के मैंने जो पानी है उस पानी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हो गया था, जिसमें एक समझौता हुआ जिसको हम लोग कहते हैं सिंधु जल समझौता। और याद रखिएगा सिंधु जल समझौता जो है 1960 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में। इसमें क्या डिसाइड किया गया, डिसाइड यही किया गया कि सिंधु नदी और झेलम नदी और चेनाब नदी यानी ऊपर के जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका जो 80% पानी है उसका उपयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। तो आप समझ के देखिए कि 20% कौन करेगा, इंडिया करेगा। 20% कौन करेगा, इंडिया करेगा। साथ ही रावी, ब्यास और सतलज जो है उसका जो 80% है उसका उपयोग कौन करेगा, इंडिया। यानी रावी, ब्यास, सतलज का जो पानी है उन पानी का इस्तेमाल 80% पानी का इस्तेमाल कौन करेगा, तो वो इंडिया करेगा। तो बाकी का 20% कौन करेगा, तो वो करेगा आपका कौन, पाकिस्तान। तो आई होप ये सिंधु नदी तंत्र को आप लोग बढ़िया से समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में गंगा नदी तंत्र को लेकर। हम लोग गंगा के बारे में बेहतरीन तरीका से जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद रहेगा और नमस्कार रहेगा।